कल रात में तेल मसाला खा लिया था, काफ़ी जलन हो रही है। ऐसा लग रहा दम घुट जाएगा। रात में कई बारी उठना पड़ गया। मुझे ऐसा लग रहा है पूरा मुंह एसिड एसिड हो गया, खट्टा खट्टा हो गया। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, GERD। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वाराणसी। आज बात करेंगे GERD या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। GERD क्या है? पेट के एसिड का पेट से होकर यानी खाने की थैली से होकर खाने की नली में आ जाना, इसको GERD कहते हैं। GERD बहुत ही सामान्य बीमारी है। ये ऐसे तो बहुत ही खतरनाक चीज़ नहीं है, पर जिसको होती है उसे ये परेशान करती है। कई बार ये सीने में जलन देती है, कई बार ये सीने में दर्द देती है, कई बार आपको आपकी रात में नींद खुल जाती है, आपको सांस दम घुटने जैसा फीलिंग आने लगती है। कई बार ये होता है कि नहीं खाने की नली के अलावा कुछ और सिम्टम्स जैसे गले में खराश, बार बार खांसी आना, एलर्जी, छींक, कफ, कान का भी जो है कई बार इन्फेक्शन हो जाना, ये इसको हम लोग एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स बोलते हैं। GERD की खाने की नली के अलावा जो और लक्षण हो सकते हैं वो GERD के सिम्टम्स होते हैं। तो GERD के बारे में पता कैसे चलता है, कैसे पता चलेगा कि मुझे GERD है? तो अगर आपको इस तरह से एसिडिटी है या फिर आपके मुंह में खट्टा पानी आ जा रहा है, रिगर्जिटेशन जिसे हम लोग कहते हैं, तो अगर आपको हार्ट बर्न या रिगर्जिटेशन है तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको GERD है। तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है, अपने फिजिशियन या नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। साधारणतः GERD को डायग्नोस करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए कि GERD है, इसमें साधारणतः टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। टेस्ट हम तभी करते हैं GERD में अगर आपको कोई फ्लैग सिम्टम्स या रेड साइंस है। अब ये फ्लैग सिम्टम्स या रेड साइंस क्या होते हैं? ये खतरनाक लक्षण है। साइंस में हर चीज़ को हम लोग, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बड़ी ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो अगर फ्लैग साइंस हैं, क्योंकि वैसे मुझे खाने की नली में जलन हो रही है, ये बड़ा ही सब्जेक्टिव सिम्टम है, सब में अलग अलग हो सकता है। पर कुछ अगर खास तरह के लक्षण है जहाँ पर हमको ये पता लगे कि नहीं अगर ये दिक्कत है तो हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना है, थोड़ा सा एंडोस्कोपी या और टेस्ट हमको थोड़ा सा जल्दी कर लेने हैं। क्या लक्षण है? अगर हमको खाना घोंटने में अटकने लगे, अगर हमको सीने में ज़्यादा दर्द हो रहा हो, अगर हमारा वजन घट रहा हो, अगर हमें उल्टी में ब्लड आ रहा हो, अगर हमें सीने में जलन के साथ घबराहट, बेचैनी, पसीना, सीने में जकड़न, भारीपन, हमारे बाएं हाथ में दर्द, अगर इस तरह के लक्षण हो रहे हैं, या फिर पेट दर्द के साथ में अचानक हमें सीने में दर्द के साथ में या यहाँ भारीपन के साथ में अचानक उल्टी लगे, या बहुत तेज़ दर्द हो जो कि पीछे कमर में भाग रहा हो, या हमारे पेट के ऊपरी हिस्से या दाएं हिस्से में बार बार दर्द हो रहा हो, या साथ में हमको जब इस तरह की दिक्कतें हैं तो हमारा ब्लड रिपोर्ट्स गड़बड़ है, हमारा हीमोग्लोबिन कम है, हमें पीलिया है, हमें किडनी गड़बड़ है, इस तरह की कोई चीज़ अगर है तो हमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा? तो अपने जब नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करते हैं तो आपकी हिस्ट्री, आपकी जो स्टोरी है बीमारी की, उसको सुन के डिसाइड करते हैं, प्लस आपका एग्जामिनेशन करके कुछ ब्लड टेस्ट करके वो डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कोई टेस्ट करने हैं कि नहीं करने हैं। तो जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर लोगों में किसी भी तरह का टेस्ट का ज़रूरत नहीं होता है। अगर कोई संशय होता है तो हम एक रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं कि कहीं कोई पित्त की थैली या नली में पथरी तो नहीं है। हम अगर ऐसा ज़रूरी रहता है तो पेंक्रियास से कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे अमाइलेज, लाइपेज, कि कहीं पेंकेटाइटिस तो नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार हार्ट के बीमारियां भी, जैसे हार्ट का जो फैलना होता है जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या हार्ट अटैक, छोटे हार्ट अटैक भी सीने में भारीपन, जलन और दर्द की तरह या गैस की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी लक्षण सिमिलर लक्षण देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लक्षणों की मिमिक्री करना। तो आपको ऐसा लगता है कि गैस है या एसिडिटी है या भारीपन है, वो अक्सर एसिडिटी नहीं है, तो ये आपको अपने चिकित्सक पे छोड़ देना है, वो डिसाइड करेंगे। अब अगर हमें GERD डायग्नोस हो गया तो हमें करना क्या है? तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो ऐसा देखा गया है कि वजनी लोगों में जिसका BMI 22 से ज़्यादा है और ख़ासकर 24 से ज़्यादा, तो वहाँ पर क्योंकि पेट का प्रेशर बढ़ा रहता है और ये यहाँ पर हमारे खाने की जो नली है, आहार नली है, उसके नीचे का वॉल्व संभाल नहीं पाता उस प्रेशर को, तो ये सिर्फ ऊपर आ जाता है। तो उसमें हमें ध्यान ये देना रहता है कि हाँ, अगर मेरा वज़न ज़्यादा है तो वज़न हमें कम करना है, हमें रूटीन एक्सरसाइज करना है, हमें वज़न कम करने के लिए फिर मीठा, तला, छना चीज़ें, घी, मक्खन, मलाई, इस तरह की चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी या कम करनी पड़ेंगी। तो टहलना ज़रूरी है, अपना वज़न घटाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम डाइट पे आते हैं तो बहुत ही तैली चीज़ें, कॉफ़ी है, पेपरमिंट है, कई बार कुछ लोगों को प्याज से, कुछ लोगों को टमाटर से, इस तरह की चीज़ों से भी ये वॉल्व ढीला हो जाता है
और एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो जो हम खा रहे हैं, अगर हमें ऐसा लगता है तो कोई ब्लैंकेट कि नहीं हमको सब कुछ बंद कर देना है या सब कुछ चालू रखना है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हाँ इस चीज़ से हमको दिक्कत हो रही है तो हमको वो चीज़ बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग खाते हैं और लेट जाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते, खाए और आधा 1 घंटे में लेट गए। तो जो दिशा निर्देश ये हैं कि अच्छा रहे 3 घंटा या कम से कम 2 घंटा, तो 2 से 3 घंटे आपको खाने और लेटने के बीच में अंतर रखना है। थोड़ा सा तकलीफदेह होता है, खाते हैं, बहुत आराम पसंद लोग हैं हम लोग, तो हम चाहते हैं खाएं और लेट जाएं, पर थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना है। जिसको दिक्कत नहीं है वो आपका है कि नहीं आप लेटते हैं या बैठते हैं, पर जिसको एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, खाने की नली जल रही है, तो आपको खाने और लेटने के बीच में 2 घंटे का कम से कम और अच्छा है 3 घंटे का अंतर रखें। बहुत भारी सामान उठाना नहीं है, बार बार आगे कमर से झुकना नहीं है, पेट पे टाइट कपड़े पहन के नहीं सोना है। कोशिश करना है कि अपने बाएं करवट सोएं, तो बायां हिस्सा बिस्तर की तरफ रहे, ताकि एसिड वो एसिड जो है आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है उसको नीचे खींचे रहे और वो एसिड ऊपर की तरफ नहीं जाए खाने की नली से, क्योंकि जब हम बाएं करवट लेते हैं तो आहार नली ऊपर हो जाती है और एसिड नीचे हो जाता है, तो वो एक चीज़ है। इसके बाद अगर कई बार होता है कि अगर हमको रात में ये लक्षण ज़्यादा हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने बिस्तर के सिरहाने का हिस्सा हम थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। तो करीब 25 से 30 डिग्री अगर हम ऊपर रख देते हैं, ये काम तकिया लगा के नहीं होता, तकिया से हमारा गला मुड़ जाता है। तो या तो बिस्तर के जो सिरहाने साइड है पाए के नीचे हम लोग ईंट लगा दें, एक ये काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये था, आजकल एक वेज आता है जो लकड़ी का या ऐसा फोम का रहता है, तो इसको आप गद्दे और बिस्तर के बीच में डाल देते तो आपको पूरा का बिस्तर थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो आपका सिर जो है ऊपर साइड में होता है, पैर थोड़ा नीचे साइड में, इससे भी एसिड ऊपर कम हो जाता है। तो ये हो गई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं जिसको हम लोग साधारण भाषा में गैस की दवाइयाँ कहते हैं, तो उसको सिंगल डोज एक बार या मैक्सिमम डबल डोज में हम ले सकते हैं, जो हमारे डॉक्टर डिसाइड करते हैं हमारे लक्षण के आधार पे कि हमको किस डोज में लेना है। इसको हम लोग 8 से 12 हफ्ते यानी 2 से 3 महीने देते हैं, उसके बाद इसको धीमे धीमे करके बंद कर देते हैं। इसको अचानक भी बंद किया जा सकता है क्योंकि इसका कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं है, तो इसको अचानक भी बंद किया जा सकता है। ज़्यादातर लोगों को बंद करने पे एसिडिटी चूँकि आती है तो हम पहले सिंगल डोज करके, या सिंगल डोज है तो अल्टरनेट डे करके ऐसा बंद कर देते हैं। कुछ लोगों को गैस की दवाइयों के साथ में प्रोकाइनेटिक या जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे अंग्रेजी जो साइंटिफिक भाषा में डोमपेरिडोन या लिवोसल्फाइड या इटोप्राइड, और अगर हम बात करें जो साधारण भाषा है कि जो आप दवाइयाँ सुनते होंगे DSR, DIT, LS, तो ये गैस की दवाइयों के साथ ये नाम जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पर इन दवाइयों को जोड़ा जाता है। सभी GERD के पेशेंट को ये कॉम्बिनेशन, ये DSR, DIT, LS वाली दवाइयाँ लेने की ज़रूरत साधारणतः नहीं पड़ती। इसके अलावा एक ग्रुप रहता है, ये हम लोग जो बात कर रहे थे PPI, जो साधारण भाषा में गैस की दवाइयाँ जानी जाती हैं। इसके बाद एक ग्रुप है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो एक रेनिडीन पुरानी दवा थी, अभी भी बहुत अच्छी उपलब्ध है, बहुत अच्छी दवा है। तो ये आपके जो रात के जिनके सिम्टम्स हैं, स्पेशली कि रात में जलन होती है, उनके लिए बड़ी अच्छी दवा है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, दवाएँ और मैंने आपको एक्सरसाइज बताया। इसके अलावा अगर इसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो हमको ये देखना रहता है। फिर इसके बाद जो टेस्ट है वो एडवांस टेस्ट है कि एंडोस्कोपी की ज़रूरत है क्या। उसके बाद हम लोग pH मेट्री करते हैं। pH मेट्री में नाक से ट्यूब डाल के ये देखा जाता है, यहाँ पे पाइप डाल के चेक किया जाता है कि जब हमको वो लक्षण आ रहे हैं तो उस समय वो मशीन चेक करती है क्या एसिड ऊपर आया था, कुछ ऊपर आया था, जो आया था ऊपर वो एसिड था कि नहीं था, उस समय अगर एसिड था तो क्या pH गिरा था कि नहीं था, ये आपके लक्षणों से आपका रिफ्लक्स मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग pH मेट्री, इम्पिडेंस मेट्री से उसको चेक करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि बार ये जानना, कई बार ये होता है कि एसिड रिफ्लक्स होता ही नहीं, कई बारी फूड रिफ्लक्स रहता है, कई बारी बाइल रिफ्लक्स रहता है, कई बारी एयर रिफ्लक्स भी रहता है कि नहीं, तो वो आपको लगेगा रिफ्लक्स सिम्टम को, चूँकि एसिडिटी नहीं रहती है, एसिड का वजह से नहीं रहता है, तो हमारे वो लक्षण उन एसिड की दवाइयों से कम ही नहीं होते। तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। तो और कई बार ज़रूर रहता है अगर हाइटस हर्निया या फिर वॉल्व काफ़ी ढीला है तो उसमें हमको CT स्कैन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इस तरह के लक्षण रहते हैं कि नहीं हाँ वो ऑपरेशन से ठीक करने वाली चीज़ें हैं तो उसको हम लोग ऑपरेशन से ठीक करते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के अलावा कई बार अब तो एंडोस्कोपिक कई सारी तकनीक ईजाद हो रही हैं जहाँ पर सिर्फ एंडोस्कोपी के माध्यम से अगर वॉल्व अगर हमारा ढीला है या साथ में हाइटस हर्निया है तो हम इस हर्निया को सिर्फ एंडोस्कोपी के माध्यम से बिना किसी चीज़ फाड़ के अंदर टाइट कर देते हैं ताकि हमारे GERD या रिफ्लक्स के सिम्टम्स कम हो जाए। तो अगर आपको GERD या रिफ्लक्स के सिम्टम हैं तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा डाइट चेंजेस, थोड़ा सा आपका बिस्तर का जो पोजीशनिंग है इस चीज़ का ध्यान देना है।
कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आपको 1 से 3 महीने तक लेनी पड़ सकती हैं, तो इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। चिंता तब करनी है जब भी हमको कोई फ्लैग सिम्टम्स हो, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि कई बार होता है कि नहीं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। कई बार ये जब एसिड ऊपर आ रहा होता है तो खाने की नली में घाव के कारण से खाने की नली सिकुड़ सकती है, तो इसीलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि GERD को हल्के में ना लें। दूसरी चीज़ ये, कई बार खाने की नली का जो स्वरूप है, जो आकार है, वो बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, यानी कि जो आपके खाने की नली है वो आपके आंतों की जो आकार है या जो स्ट्रक्चर है, जो स्वरूप है, उसकी तरह मैच करने लगता है। और इससे प्रॉब्लम क्या है, इसको हम लोग बैरेट एसोफेगस बोलते हैं। ऐसे में कैंसर का रिस्क आगे बढ़ जाता है। तो GERD की वजह से बैरेट एसोफेगस हो सकता है, जिससे आपको आगे कैंसर हो सकता है। तो GERD के बारे में ये थी मोटी मोटी छोटी छोटी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। आगे इस विषय में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, पैंक्रियाज और आंतों के बारे में और वीडियो हम लोग इस चैनल पे डालते रहेंगे। अभी GERD के बारे में कोई भी सवाल, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करें और हम कोशिश करेंगे इनबॉक्स करें ताकि हम आपका जवाब दे सकें। हम बात करते हैं GERD के बारे में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सुनने के लिए शुक्रिया। मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वाराणसी।